अंधी माँ की लाठी। ये कहानी है चंद्रपुर गांव की, जहाँ रेवती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। रेवती अंधी थी, पर वो अपने हुनर में माहिर थी। रेवती उम्दा किस्म के मटके बनाया करती थी। वो अकेले एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और उसी झोपड़ी से मटके बेचा करती थी। इस तरह उसका गुजर बसर चल जाता था। एक रात की बात है, अचानक रेवती की कुटिया में एक चोर घुस आया। जैसे ही वो अंदर आया तो उसे लगा कि रेवती उसे एकटक देखे जा रही है। चोर घबरा गया। फिर अचानक दरवाजे पर ठक ठक हुई। बाहर से आवाज आई, अम्मा, आप घर के अंदर ही रहिए, गांव में चोर घुस आया है, आप बाहर ना आना। ठीक है मंजली। चोर को समझ आ गया कि रेवती देख नहीं सकती। तभी वो दबे पांव खिसकने की कोशिश कर रहा था कि अचानक रेवती बोल पड़ी, बेटा बाहर मत जा, बाहर लोग तुझे ही ढूंढ रहे होंगे। आप तो देख नहीं सकती, तो आपको कैसे पता चला कि मैं आपकी कुटिया में हूँ? जब भगवान कोई एक शक्ति छीन लेता है तो दूसरी शक्ति को ताकत दे देता है। मैं देख नहीं सकती, पर महसूस कर सकती हूँ कि कोई मेरे आसपास ही है। आप शोर मत मचाना, वरना गांव वाले मुझे मार ही डालेंगे। शोर मचाना होता तो कब का मचा चुकी होती बेटा। मेरा तजुर्बा बोल रहा है कि तू अच्छा इंसान है। शायद तेरी कोई मजबूरी हो जिस वजह से तू चोरियां कर रहा है। पेट से बड़ी कौन सी मजबूरी हो सकती है अम्मा? ना मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना ही कोई काम आता है मुझे, तो पेट की भूख शांत करने के लिए चोरियां करता हूँ। अगर बात भूख की है तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मैं अंधी हूँ, लेकिन मटके बनाकर अपना गुजर बसर कर लेती हूँ। तू मेरी मदद कर दे और मेरे साथ ही खाना खा लिया कर। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा। अंधी माँ ने मंटू को खाना खिलाया और उस रात वो कुटिया में ही सो गया। अगले दिन से मंटू रेवती को मटके बनाने में मदद करने लगा। वाह अम्मा, आप तो गजब के मटके बनाती हो। हाँ, खानदानी काम है हमारा। आपके कोई बच्चे नहीं है क्या? है ना, एक बेटा है। तो आप यहाँ क्यों रहती हो? अपने बेटे के पास क्यों नहीं रहती? सबके नसीब में अपने अपने दुख होते ही हैं। मेरे बेटे को तब तक माँ से प्यार था जब तक माँ घर का सारा काम करती थी, पर जैसे ही मेरी ये आंखों की रोशनी चली गई, सारा प्यार भी चला गया। उसके लिए मैं बोझ बन गई और रोज रोज की किटकिट से तो अच्छा है कि मैं यहीं रहूं अकेले। पर अम्मा, आप अकेले कैसे सब कुछ संभाल लेती हैं? ये गांव वाले हैं ना, सब के सब बहुत अच्छे हैं। कोई ना कोई मेरी मदद कर ही देता है। आज से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मंटू रेवती का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा। वो रेवती के लिए खाना बनाता, घर की सफाई करता और मटकों को भी संभाल कर रखता था। मानो अंधी रेवती को सहारा मिल गया था। कुछ दिनों बाद, अम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि शहर के बाजार जाकर मटके बेचूं, उससे मुनाफा भी अच्छा होगा। अगर तू कर सकता है तो जरूर कोशिश कर। अगले दिन मंटू शहर के बाजार गया और मटके बेचने लगा। अम्मा के बनाए हुए मटकों की शहर में काफी मांग हो गई थी और मंटू के सारे मटके हाथों हाथ बिक गए। मंटू जब घर लौटा, अम्मा तुम मानोगी नहीं कि आज क्या हुआ। क्या? जैसे ही मैंने आवाज लगाई, औरतों की भीड़ आ गई। एक एक औरत 2-2, 3-3 मटके खरीद के ले आई। अच्छा हुआ, तू खुश है ना? बहुत खुश अम्मा, बहुत खुश। एक दिन रेवती से मिलने उसका बेटा रजत आया। ये कौन है अम्मा? ये मेरा दूसरा बेटा है, मंटू। क्या? इसे मैंने जन्म नहीं दिया, पर सगी माँ से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखता है। ये सब बातें तुझे समझ नहीं आएगी बेटा। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रजत गुस्से से चला गया। मंटू अक्सर मटके लेकर शहर जाता और उसके मटके तुरंत बिक जाया करते थे। आमदनी अच्छी हो रही थी। ये एक दिन रजत ने देख लिया और तभी उसके मन में लालच आ गया। अगर उसकी माँ उसके साथ रहती तो ये सारे पैसे उसके होते, पर अब ये पैसे मंटू के थे। अब से रजत मंटू पर नजर रखने लगा। कुछ महीने बीत गए और एक दिन रजत पुलिस को अपने साथ लेकर आया। पुलिस मंटू को गिरफ्तार कर रही थी। अरे लेकिन बात क्या है? माँ, तू नहीं जानती इस लड़के ने तुझे कितना ठगा है। ये शहर में तेरे मटके बेचकर बहुत कमाता है और तुझे आधा पैसा भी नहीं देता। क्या? हाँ माँ,
पूछ पूछ इस लड़के को कि तेरे पैसे कहाँ हैं। मंटू, क्या ये सच बोल रहा है? तू मुझे धोखा दे रहा है? नहीं अम्मा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तो बता, सारे पैसे कहाँ गए? और बस तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई और कुछ हॉस्पिटल के कर्मचारी वहाँ आए। रेवती शास्त्री। मैं हूँ, बोलिए। मैं आपको बताने आया हूँ कि आपकी आंखों का कल ऑपरेशन है। आपके बेटे ने आपके ऑपरेशन के पैसे भरे थे, तो कल डॉक्टर ने ऑपरेशन फिक्स किया है। रजत, तूने पैसे भरे? नहीं, आपका दूसरा बेटा मंटू। ये सुनकर रेवती की आंखों से आंसू निकल आए। वो सारे पैसे मैंने अस्पताल में जमा कर दिए, तुम्हारी आंखों के ऑपरेशन के लिए अम्मा। मंटू, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं इस नीच की बातों में कैसे आ गई? हे भगवान, माफ कर दे मुझे मंटू। जाने दे अम्मा, जो हुआ सो हुआ। कल तेरा ऑपरेशन है, तू एक बार फिर दुनिया देख पाएगी। रजत, निकल जा इस घर से। और इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। रेवती ने मंटू को गले लगा लिया। अगले दिन रेवती की आंखों का ऑपरेशन हुआ और एक बार फिर वो देख सकती थी। और ये सब संभव हुआ मंटू की बदौलत। मंटू अंधी माँ की लाठी बन गया था। काश हर माँ का बेटा मंटू की तरह हो। ये विनोद है। अक्सर विनोद अपने कंप्यूटर पर ही बैठा रहता है। और क्यों ना हो, वो एक आईटी प्रोफेशनल जो है। सुबह से रात कब हो जाती है ये विनोद को खबर ही नहीं होती, क्योंकि वो वर्कहोलिक है। शायद विनोद के वर्कहोलिक होने के कारण ही उसके परिवार की इतनी अच्छी परिस्थिति है। अरे विनोद, कल याद है ना, हमें मार्केट जाकर घर का कुछ सामान खरीदना है। मम्मी, तुम विक्रम को ले जाओ। अरे पर उसके तो फाइनल ईयर के एग्जाम्स चल रहे हैं। मम्मी, तुमको पता है मेरे पास कितना काम है। लेकिन बेटा। मम्मी, मैं आ जाऊंगा। पर तेरे एग्जाम्स? कल एग्जाम के बाद ही चलते हैं। पर परसों भी तो एग्जाम है ना। नहीं मम्मी, परसों छुट्टी है। कल मैं आपके साथ शॉपिंग करूंगा। ठीक है, एक तू ही है जिसके पास इस बुढ़ी मम्मी के लिए समय है, वरना ऐसे भी बेटे होते हैं जो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। मम्मी, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? ताना मारना जरूरी था क्या? अगर मैं काम नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे, तो फिर घर कैसे चलेगा? पर मेरे लाल, अगर तू पैसे कमाने में ही इतना बिजी रहेगा तो जिंदगी जिएगा कब? अक्सर लता विनोद को समझाया करती कि काम के बाहर भी दुनिया है, पर विनोद तो विनोद है, वो भला थोड़ी अपने काम को छोड़ेगा। कुछ दिन बाद लता से मिलने उसकी सहेली विमला आई। विमला ये देखकर परेशान थी कि कैसे विनोद कंप्यूटर में घुसा रहता है। ये हमेशा ऐसे ही रहता है। अब क्या बताऊं तुझे, मेरा विनोद ना ज्यादा बोलता है ना ही कंप्यूटर पर से हिलता है। समझ नहीं आता इसका क्या करूं। शादी करवा दे, शादी होगी तो अपने आप समझ जाएगा कि परिवार में कैसे रहा जाता है। आइडिया तो तेरा अच्छा है। विमला की ये बात लता को पसंद आ गई। वैसे भी विनोद की उम्र हो गई थी शादी की। उस रात लता ने विनोद से बात की। मैं तेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। क्या जरूरत है? जरूरत है, तेरी उम्र निकली जा रही है। तू तो घर का कोई काम करता नहीं, कम से कम बहू आ जाएगी तो मुझे थोड़ी मदद तो मिल जाएगी। हाँ भैया, मुझे भी आपकी शादी में जमकर नाचना है। अरे बेवकूफ, तेरे नाचने के लिए क्या मैं शादी कर लूं? तू चाहे जिस वजह से भी कर, पर तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है। अरे मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है। विनोद के हाँ बोलते ही लता ने लड़की ढूंढ ली। शीला, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। शीला को देखते ही विनोद को वो पहली नजर में ही भा गई और जल्दी ही उनकी शादी हो गई। ये मंजर शादी के दूसरे दिन का है। तू इतनी जल्दी कंप्यूटर पर बैठ गया?
मम्मी 8 बज गए हैं, रोज इसी समय बैठता हूँ। वो मुझे पता है, पर आज भी। लता को लगा था कि पत्नी के आने के बाद विनोद की वर्कहोलिक आदत थोड़ी कम होगी, पर शायद वो गलत थी। विनोद तो विनोद ही था। विनोद की नई नई शादी हुई थी, पर बीवी से ज्यादा समय वो अपने काम को दे रहा था। मैं बोल रही थी जी कि मुझे कुछ सामान खरीदना है, तो क्या आप मेरे साथ बाजार आएंगे? शीला, मैं भी बहुत बिजी हूँ, तुम विक्रम को ले जाओ। नहीं नहीं देवर जी नहीं। तो मम्मी को ले जाओ। बेचारी शीला, वो अपने पति के साथ समय बिताना चाहती थी और उसका पति अपने कंप्यूटर पर पैसे कमाने में बिजी था। शादी को 1 महीना हो गया, पर अब तक यही हाल था। बेटा, तेरी शादी को 1 महीना हो गया है, हमें बहू को कुलदेवी के मंदिर ले जाना चाहिए। मम्मी, अब ये क्या है? ये रस्म है, जरूरी है। जरूरी है तो आप और विक्रम ले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। वैसे भी इस वीक मुझे नया काम मिला है, जल्दी खत्म कर देना है मुझे, तभी तो पैसे मिलेंगे। भाड़ में जाए तेरा पैसा। तेरा पैसा क्या रस्मों से बड़ा है? मम्मी, आप तो भैया को जानती हो, वो नहीं आएंगे, हम ही चलते हैं। ठीक है, कल सुबह चलते हैं। वेरी गुड, मैं तुम लोगों के लिए गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम करता हूँ। थैंक यू, पर हम खुद चले जाएंगे, कोई जरूरत नहीं गाड़ी का इंतजाम करने की। मम्मी। लता गुस्से में वहां से निकल गई। अगली सुबह विक्रम, लता और शीला तीनों देवी के दर्शन के लिए कार में निकल गए। यहाँ विनोद अपने काम में डूबा था। सुबह से रात हो गई। अब तक माँ ने एक कॉल भी नहीं किया, शायद नाराज है, इसीलिए मैं ही कॉल कर लेता हूँ। विनोद ने अपनी माँ को फोन लगाया। फोन किसी आदमी ने उठाया। हेलो। हाँ हेलो, ये फोन मेरी मम्मी का है। मैं कांस्टेबल रवि बोल रहा हूँ। जिस औरत का ये फोन है, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी में सवार सभी लोग मारे गए हैं। क्या? ये सुनकर विनोद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से रोने लगा। विनोद को अपनी माँ की बातें याद आने लगी। उनका डांटना, भाई का खुश होना, शीला का शर्माना। वो अफसोस कर रहा था कि वो क्यों जिंदा है। मम्मी, विक्रम, शीला, काश मैं भी तुम तीनों के साथ मर जाता। ये क्या हो गया? हे भगवान, मुझे क्यों छोड़ दिया तुमने? मैं क्या करूंगा अकेले जीकर? हे भगवान, मैं अपने परिवार को समय नहीं देता था, ये सोचकर कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पर तूने तो मुझसे मेरा परिवार ही छीन लिया। अब इन पैसों का मैं क्या करूं? अपने परिवार को खोने का दुख लेकर विनोद घर से बाहर निकला। वो चाहता था कि वो भी मर जाए। वो जीकर भी क्या करता, किसके लिए जीता? वो रोड पर रोते हुए चल रहा था। तभी उसका ध्यान रास्ते के किनारे बैठी एक भिखारन पर गया। वो भिखारन अपने बेटे को सूखी रोटी खिला रही थी, पर वो बच्चा कितना खुश था। अब मुझसे ज्यादा अमीर तो ये भिखारन है। मैंने जिंदगी भर पैसे कमाने को इम्पोर्टेंस दिया। आज मेरे पास बहुत पैसा है, पर इन सारे पैसों का अब मैं क्या करूं? विनोद टूट चुका था। उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं था। इसलिए विनोद ने जितने पैसे कमाए थे, सारे एक अनाथ आश्रम को दान कर दिए, और जब भी उसे समय मिलता वो अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ समय बिताता। बेटा, तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है? मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। नहीं बेटा, पैसों के पीछे मत भागो। पैसे तुम्हें वो सुख नहीं देंगे जो परिवार देगा। ये समझने के लिए विनोद को अपना परिवार गंवाना पड़ा है। इसलिए हमेशा अपने परिवार को समय दीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि विनोद की तरह किसी की जिंदगी में कोई हादसा ना हो।